एनर्जी एंड पावर, वर्क, एनर्जी एंड पावर। देखिए अगर देखा जाए ना तो जो वर्क, एनर्जी और पावर वाला चैप्टर है ना वो मोस्टली बहुत सारे चैप्टर्स में यूज़ होगा। जैसे इलास्टिक कोलिजन हो गया, उसके बाद आगे जाके रोटेशन में भी यूज़ होगा, और आगे जाके तो तुम्हारा फ्लूइड मैकेनिक्स है, और उसके बाद आगे एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, उसमें भी वर्क का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। क्लियर हो गया? तो इसीलिए ये चैप्टर केवल इसी चैप्टर में नहीं, आगे जाके बहुत सारे पार्ट्स में यूज़ होने वाला है। दूसरी चीज़ है, इसमें दो सब पार्ट्स हैं वर्क, एनर्जी, पावर में। पहला जो सब पार्ट है वो कोलिजन है, मतलब जो कोलिजन वाला पार्ट है वो इसी में है, और दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो भी इसी वाले पार्ट में इंक्लूडेड है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वाले चैप्टर का। क्लियर हो गया? पढ़ के जाइएगा 100%। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्क, देन वी विल मूव टू द एनर्जी, देन वी आर मूविंग टू द क्या होगा, पावर। तो राइट फर्स्ट वर्क, व्हाट इज वर्क? राइट, if on the application of force, if on the application of force, if a body gets displaced, if on the application of force, if a body gets displaced, if a body gets displaced, then the force has done some work, then the force has done some work। तो देखिए एक जनरल ये देखा जाए ना कि बेसिकली अगर कोई मान लीजिए बॉडी है और उस बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उस टाइम पे जो फोर्स है वो उसने क्या किया है, कुछ वर्क किया है। तो अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी पे अगर मान लो हम फोर्स का अप्लीकेशन कर रहे हैं एंड बॉडी गेट्स डिस्प्लेस, तो मैं बोलूँगा कि जो वो फोर्स है दैट इज हैज़ डन सम वर्क। दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ ये है कि एक होता है कांस्टेंट वर्क। मान लीजिए कि कोई बॉडी है जिस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है और इस बॉडी पे आप फोर्स लगा तो रहे हो पर वो कांस्टेंट है, तो बेसिकली पहला वर्क तो हम ये निकालेंगे कि व्हाट इज़ द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। दूसरा है कि अगर मान लो बॉडी पे फोर्स आप लगा रहे हो और मान लो ये जो फोर्स लगा रहे हो वो वेरिएबल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए बॉडी डिस्प्लेस तो हो रही है पर जो अप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो वेरिएबल है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तब हम वो दूसरा आ जाएगा दैट इज़ वर्क डन बाय क्या होगा, वेरिएबल फोर्स। तो इसमें दो टाइप के कॉन्सेप्ट हैं, पहला है वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, दूसरा है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो लिखिए इसमें वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। सपोज मान लीजिए कि कोई मेरे पास बॉडी है और इस बॉडी पे मान लीजिए इस बॉडी का मास m है, और सपोज यू आर अप्लाइंग द फोर्स F, यहाँ फोर्स लगा रहे हो एंड मान लीजिए बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है एंड दिस इज एंगल थीटा। क्लियर हो गया? एंड दिस फोर्स इज कांस्टेंट, ये जो फोर्स है ये आपका कांस्टेंट फोर्स है। तो मान लीजिए आप इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं एंड बॉडी गेट्स डिस्प्लेस बाय अ डिस्प्लेसमेंट d एंड देयर इज एन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और मान लीजिए जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क वो क्या बोलते हैं, यू हैव टू टेक द कंपोनेंट ऑफ फोर्स along displacement into displacement। ये आपका वर्क का फॉर्मूला है, मतलब आपको इस फोर्स का कंपोनेंट किसके लॉन्ग लेना है, डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग, और इनटू द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी क्या होगा, वर्क हो जाएगा। जैसे अभी आपको वेक्टर में पढ़ाया गया है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे ना, एक कंपोनेंट तो डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग होगा
तो आपको पता है ये क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और एक आपका इधर होगा एफ साइन थीटा। तो आपको एक्चुअल में इस फोर्स का कंपोनेंट लेना है अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होगा कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, एफ कॉस थीटा, और इनटू क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो जाएगा एफ डी इंटू क्या होगा कॉस थीटा। आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है ना, ए डॉट बी क्या होता है, ए इंटू बी इंटू क्या होता है कॉस थीटा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट क्या लिख सकते हैं डी। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ क्या होगा वर्क। दूसरी चीज़ है, आपको ये बताया गया है कि अगर आप दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या मिलता है, स्केलर। इसका मतलब वर्क जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और अगर यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है मीटर, तो इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही क्या बोलते हैं जूल। आ गया समझ में। तो बेसिकली सब मेन चीज़ क्या है कि जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी है, और दूसरा जो वर्क है दैट इज़ द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन क्या है फोर्स एंड क्या है डिस्प्लेसमेंट। आ गया समझ में आपको, करिए नोटिस है। वो नेक्स्ट जो है वो है आपका टाइप ऑफ वर्क। तो जैसे मान लीजिए इसी के 3 केसेस हम लेंगे। देखिए मैं पहले ये ले रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास ये बॉडी है और इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है इसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, मान लीजिए उस टाइम पे थीटा की वैल्यू क्या होगी 0। सेकंड केस है कि आपके पास कोई बॉडी है और आप फोर्स मान लीजिए ऐसे लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, मान लीजिए दिस एंगल इज़ क्या होगा 90। तीसरा है मान लीजिए बॉडी ये है, फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मान लीजिए दिस टाइम पे थीटा की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री। क्लियर हो गया आपको। सपोज जो मेरे पास फॉर्मूला है वर्क का वो क्या है, दैट इज़ एफ डी कॉस थीटा, और अगर इसमें देखें तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो इस टाइम पे जो वर्क होगा वो क्या होगा एफ इंटू क्या होगा डी। देखिए इस टाइम पे अगर थीटा की वैल्यू 0 होती है तो उस टाइम पे मैक्सिमम वर्क होगा। तो ये जो केस लिया है ये केस मैंने मैक्सिमम वर्क का लिया है। मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेरे पास कोई फोर्स है और वो मैक्सिमम वर्क कब करेगा, तो वो वर्क तब करेगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री। समझ में आ गया। नेक्स्ट केस है, जैसे आपको पता है cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, इसका मतलब वर्क की वैल्यू भी क्या होगी 0। इस टाइम पे जो वर्क होगा दैट इज़ 0 वर्क। मतलब बॉडी पे फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन क्या है 90 डिग्री, तो इस टाइम पे वर्क क्या होगा 0। अब आपको इसका अगर एग्जाम्पल बोला जाए तो दैट एग्जाम्पल इज सेंट्रीपिटल फोर्स। जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो क्या होता है, आपको पता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगता है और बॉडी डिस्प्लेस इधर करती है। भाई ठीक है, आपको लग रहा है बॉडी इधर डिस्प्लेसमेंट कर रही है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि किसी भी कर्व पे जो डायरेक्शन होती है दैट इज़ अलोंग द क्या होती है टेंजेंट। तो मतलब फोर्स ऐसे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, कितना एंगल है 90। इसका मतलब वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा क्या होता है 0 होता है। क्लियर हो गया आपको। तो इसका एक एग्जाम्पल जो है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर हो गया। अब आते हैं इस केस में। अगर मान लीजिए इस केस में आप निकालोगे तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो उस टाइम पे जो वर्क है वो क्या हो जाएगा -f इंटू डी। इस टाइम पे मिनिमम वर्क होगा। क्लियर हो गया। तो दीज आर द टाइप ऑफ वर्क। पहला होगा मैक्सिमम वर्क जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0। दूसरा होगा 0 वर्क, फोर्स लग भी रहा है तो भी क्या हो रहा है वर्क 0 आ रहा है। और तीसरा जो होगा वो क्या होगा मिनिमम वर्क होगा जब वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे आउट ऑफ फेज बोलते हैं, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। एक और चीज़ है, जैसे मान लीजिए आप अपने सर पे कोई काफ़ी हैवी ऑब्जेक्ट लेके और मूव कर रहे हैं और मैंने आपसे पूछा व्हाट इज़ द वर्क डन बाय ग्रेविटी, दैट विल बी ऑल्सो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि ग्रेविटी का वर्क फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो कितना एंगल है 90, मतलब ग्रेविटी उस टाइम पे 0 वर्क करेगी। क्लियर हो गया आपको। तो वो भी एक केस है 0 वर्क का। ठीक है, करो नोटिस है। 180 का जो एग्जाम्पल है
जैसे मान लो नेक्स्ट जो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पे कोई बॉडी है और उस पर जो फोर्स लग रहा है, मान लीजिए कोई फोर्स लग रहा है एंड दिस फोर्स इज़ वेरिएबल, ये फोर्स जो है ये वेरिएबल है, ठीक है। और सपोज तुम्हारी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, ये बॉडी पे फोर्स लग रहा है और बॉडी मान लीजिए x1 से डिस्प्लेस हुई है और फाइनल जो डिस्प्लेस हुई है वो सपोज x2 पे हो गई है, ठीक है। या आप कुछ भी ले सकते हैं, dr ले सकते हैं, dx ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज मैं r1 r2 ही ले रहा हूँ, r1 से r2 पे डिस्प्लेस हुई है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है फोर्स वेरिएबल है। अब फोर्स वेरिएबल है तो वी कैन नॉट यूज़ द फॉर्मूला वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज फोर्स ही वेरिएबल होगी। आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेनी होगी और इस पॉइंट पे पहुँच के बॉडी को आपको केवल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देना है dr। समझ में आ रहा है आपको? मान लीजिए बॉडी पे फोर्स लगा है, किस डायरेक्शन में लगा है मुझे नहीं पता, बट बॉडी r1 से डिस्प्लेस होके कहाँ पे गई है, r2 पे। अब फोर्स वेरिएबल है तो वी कैन नॉट यूज़ द फॉर्मूला वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ से r डिस्टेंस पे एक कॉमन पॉइंट लिया है जहाँ पे बॉडी को लाके रख दिया मैंने और केवल थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया है। देखिए ये क्यों करते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जब कोई चीज़ वेरिएबल होती है ना, अब जैसे आप सोचो, अब वैसे तो ये सारी चीज़ें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पड़ी है पर मैं दोबारा बता रहा हूँ। जैसे मान लो अगर आपका फोर्स, मान लो आपकी बॉडी है और एट दैट बॉडी इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी एंड दैट इज़ अ वेरिएबल वेलोसिटी। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट, तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट तो हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि वेलोसिटी ही वेरिएबल है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, बट वी कैन नॉट यूज़ दैट फॉर्मूला बिकॉज वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट। तो हम क्या करते हैं, बहुत ही छोटा सा इंस्टेंट लेते हैं dt, और उस छोटे से dt इंस्टेंट में हम वेलोसिटी को कांस्टेंट मान सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी नीड सम टाइम टू चेंज ना। तो एक बात बताओ, उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में कितना होगा, उस छोटे से dt टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, v इंटू dt। वैसे ही छोटे 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 पार्ट्स में हर एक में डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, क्या आएगा, v dt, उन सबको ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है ना टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो एक्चुअल में क्या होता है, वो काम कौन करता है, इंटीग्रेशन। वही चीज़ यहाँ पे भी कर रहे हैं। हमने एक r डिस्टेंस पे एक छोटा सा क्या किया, बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में फोर्स को कांस्टेंट माना जा सकता है ना। तो एक बात बताओ, वर्क डन बाय द फोर्स इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, F डॉट क्या होगा, dr होगा ना, क्योंकि इन दैट इंस्टेंट वी कैन कंसिडर फोर्स टू बी क्या होगा, कांस्टेंट। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, ये तो dw है, आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा कहाँ से कहाँ तक, r1 से क्या करना होगा, r2। तो अगर आप लिमिट लगाओगे, ये r1 हो गया और ये क्या होगा, r2, और मान लीजिए वर्क डन की वैल्यू w आ रही है जो टोटल वर्क, तो इसका मतलब वेरिएबल फोर्स के लिए जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, F डॉट dr, और वो क्या जाएगा, r1 से किधर की तरफ जाएगा, r2 की तरफ। समझ में आ गया आपको? तो दिस इज़ एक्चुअली द स्टेटमेंट कि अगर आपको वेरिएबल फोर्स का वर्क डन लेना है तो यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला। क्लियर हो गया? r1 इनिशियल पॉइंट है और r2 जो है वो क्या है, फाइनल पॉइंट है। क्लियर हो गया आपको? करिए नोटिस है। देखिए नेक्स्ट, वर्क डन बाय, वर्क डन ग्राफिकली, वर्क डन ग्राफिकली। देखिए जैसे मान लीजिए आपने दो डायग्राम बनाए, मान लीजिए ये F है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का।
मान लो तुमने ये डायग्राम बनाया और सपोज ये दिस इज फोर्स एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और मान लीजिए आपने इस टाइप का ग्राफ बनाया। दो ग्राफ हैं, ये फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का है एंड दैट इज ऑल्सो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। यू नीड टू फाइंड द टोटल वर्क। तो देखिए क्या करना है, जैसे आपको पता है कि जो वर्क डन का फॉर्मूला है दैट इज एफ डॉट क्या है डी आर, ठीक है। वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, दोनों के लिए यूज़ हो सकता है ये, ठीक है ना। तो आप देखो, अगर आपको दिख रहा है ना देयर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आ रहा है समझ में। तो मैं आपको पहले ये फॉर्मूला समझा दे रहा हूँ कि कैसे आया है, फिर देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है ना ये x1 है, या इसको d1 ले लेते हैं, और मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है मान लीजिए वो d2 है। और मैंने आपसे बोला है कि इस इंस्टेंट में, मतलब फ्रॉम d1 टू d2 आपको वर्क बताना है, ठीक है। तो एक बात बताइए क्या होगा वर्क। आपको दिख रहा है ना कि फोर्स इज कांस्टेंट। मान लीजिए ये फोर्स जो है दिस इज F, तो फोर्स तो कांस्टेंट है, तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, वर्क इक्वल्स टू क्या होगा फोर्स इनटू क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। तो क्या आएगा फोर्स, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है d2 माइनस क्या हुआ d1, तो d2 माइनस क्या होगा d1, ये आएगा वर्क। हाँ, अब आप लोगों को ये चीज़ लग सकता है कि यार मैंने थीटा तो लिया ही नहीं है, कि कॉस थीटा क्या है। बेसिकली अभी हमें पता ही नहीं है कि एंगल क्या है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो वी आर कंसिडरिंग दैट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो ये होगा F इंटू डी टू माइनस d1। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि फाइंड दिस एरिया, ये एरिया निकालना है आपको, तो एक बात बताओ, ये लेंथ तो आपको पता है, ये लेंथ क्या है F, और ये लेंथ कितनी है d2 माइनस d1। तो अगर मैं आपसे बोलूं दिस एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा भाई, एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू क्या होगा ब्रेड्थ। तो लेंथ तुम्हारी हो गई F और ब्रेड्थ कितनी हो गई d2 माइनस d1। ये तो दोनों सेम आ रहे हैं ना। इसका मतलब अगर आपको फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, अगर आप उसमें एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं, तो एक्चुअली यू आर कैलकुलेटिंग द टोटल क्या होगा वर्क होगा। समझ में आ गया। तो अगर आप ये एरिया पूरा कैलकुलेट करते हैं तो आपको बेसिकली क्या मिलेगा, टोटल वर्क मिलेगा। समझ में आ गया। इस केस में इसलिए नहीं बताया ना मैंने क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है, लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स भी है तो भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया, बाय ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन फोर्स और क्या है डिस्प्लेसमेंट। इस वाले केस में भी अगर आप ये एरिया अंडर द कर्व किसी तरीके से निकाल पाएँ तो आपको क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। तो अगर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है तो उसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो क्या बताएगा, वर्क बताएगा। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया, करिए नोटिस है।